हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की सीटेट की तैयारी। आई होप अच्छी ही चल रही होगी। तो फिर से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है इस पार्ट में जो हम देखेंगे सीडीपी के सब्जेक्ट की। आइए देखते हैं क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, विकास का कौन सा पहलू समाज के कौशल, मूल्य व रवैये के अधिग्रहण व अंतःवैयक्तिक रिश्ते बनाने से संबंधित है। संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, शारीरिक विकास। तो हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक विकास। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए जिम्मेदार है। आनुवांशिक, भौतिक वातावरण, सामाजिक परिवेश। तो ये तीनों कारण ही जो है बच्चे के विकास के लिए जिम्मेदार है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्ची अपने माता पिता, समकक्षी व अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से अंतःक्रिया करके सामाजिक कौशल, विचार व मूल्य सीखती है, कहलाता है पाढ़, समाजीकरण या अधिसंज्ञान एकीकरण। तो वो कहलाता है जो है समाजीकरण। पाढ़ क्या होता है? पाढ़ वो होता है जब किसी बच्चे को किसी काम में कुछ हिंट दिया जाए, उसकी सहायता की जाए, उसे हम पाढ़ स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। अधिसंज्ञान क्या होता है? अपने ही विचारों पर फिर से विचार करना। और एकीकरण जो होता है वो इंटीग्रेशन होता है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार उस प्रक्रिया को जिसमें बच्चे या तो नए स्कीमा का निर्माण करते हैं या अपने स्कीमा में बदलाव करते हैं को क्या कहते हैं? निश्चरता, अनुबंधन, संतुलीकरण, अनुकूलन। तो हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। जब बच्चे जो है अपनी प्रक्रियाओं के अनुसार नए स्कीमा का निर्माण करते हैं और अपने स्कीमा में बदलाव करते हैं तो वो संतुलीकरण कहलाता है। बच्चे अपने पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ते हैं और उन्हें संतुलित करते हैं, तो इसे हम एडेप्टेशन, संतुलीकरण कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, जिन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे तर्कपूर्ण ढंग से सोच पाते हैं पर उन्हें में कठिनाई आती है। प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व, संरक्षण के कार्य, परिकल्पित निगनात्मक तर्क, क्रमबद्धता के कार्य। तो परिकल्पित निगनात्मक तर्क, हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोहलर वर्ग के अनुसार बच्चे किस अवस्था में नियमों को निश्चित और निरपेक्ष मानते हैं। सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। इसमें बच्चे जो हैं नियमों को निश्चित और निरपेक्ष मानते हैं। वो जानते हैं कि यदि वो ये कार्य करेंगे तो उन्हें सजा मिलेगी और नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगी। अगला है, निम्न में से किसे सामाजिक रचनावादी सैद्धांतिक के रूप में भी जाना जाता है। बीएफ लॉरेंस कोहलर, बीएफ स्किनर, लॉरेंस कोहलरबर्ग, जेपी गिलफोर्ड, लेव वाइगोत्स्की। तो हमारा ऑप्शन जो है सामाजिक रचनावादी सिद्धांत के रूप में हम जो है लेव वाइगोत्स्की को मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे हैं तथा प्रत्यय को समझ रहे हैं। शिक्षक यह देखती है कि एक समूह के सभी सदस्य आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वह इन्हें इशारे से संकेत देती है और उनकी सहायता करती है, पुनः उन्हें प्रयास पर छोड़ देती है। कक्षा में कौन में प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है? कौन से प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है? अनुबंधन का, पाढ़ का, निष्क्रिय अनुकरण, रटकर स्मरण। तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों वर्ड्स जो है नकारात्मक है, नेगेटिव है, तो ये गलत हो जाएंगे। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, स्कैफ फोल्डिंग। जब बच्चे को कुछ इशारे से या किसी भी प्रकार से उनकी सहायता की जाती है किसी सवाल में, किसी कार्य में, तो उन्हें हम स्कैफ फोल्डिंग पाढ़ बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सॉरी फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पूरी तरह से नहीं है तो हम इसे छोड़ देते हैं और इसके आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सी बुद्धि में शामिल है? बिंबों को कुशलतापूर्वक संचलन करने की क्षमता, आलेख के कौशल और तर्क उनका जिनके दो से अधिक विमियाँ हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता, शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या स्थानिक बुद्धि। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, स्थानिक बुद्धि। क्योंकि जो है जिस तरह से प्रश्न है, बिंबों को कुशलतापूर्वक संचरण करने की क्षमता, आलेख के कौशल, ये एक कलाकार, एक इंजीनियर के होते हैं। कलाकार, इंजीनियर और
वैज्ञानिक, ये सब जो है स्थानिक बुद्धि में के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे है, भाषा व सोच विकास एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र होते हैं। डी है केवल आनुवांशिकता, तो हमारा ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन सी जो है छूटा है फ्रेंड्स, मैं उसे फिर से लिख दे रही हूँ। हमारा ऑप्शन वैसे सी करेक्ट होगा। भाषा व सोच एक दूसरे से, ये यहाँ पे दिया हुआ है, भाषा व सोच एक दूसरे से परस्पर जुड़ा है क्योंकि दोनों एक दूसरे को असंख्य रूप से प्रभावित करते हैं। यही ऑप्शन है सी और यही करेक्ट हो जाएगा। अगला है, यह संभावित है कि एक बच्ची जो अपने माता पिता को गैर अनुरूपवादी जेंडर व्यवहार करते हुए देखती है, जेंडर रूढ़िवादित का पालन करेगी, पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं पर सवाल उठाएगी, जेंडर निरंतरता का पालन करेगी या जेंडर पूर्वाग्रह से ग्रसित होती है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, वो पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं पर सवाल उठाएगी। अपनी कक्षा में विविधता के समायोजन के लिए एक शिक्षक को छात्रों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए, समान निर्देश देने चाहिए और व्यक्तिगत मतभेदों की अवहेलना करनी चाहिए। छात्रों को सामाजिक संदर्भ की पूरी तरह से अवहेलना करनी चाहिए। बच्चों को उनके माता पिता के व्यवसाय के आधार पर नामकरण करना चाहिए। ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा क्योंकि नामकरण हमारा निगेटिव वर्ड है। तो हमारा ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। छात्रों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के प्रति उन्हें संवेदनशील रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? सीखने में वृद्धि, बच्चों का वर्गीकरण और नामकरण। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि ये हमारे नकारात्मक वर्ड है। प्रतिस्पर्धा गलत हो जाएगा। बच्चों में भय, और ये भी ऑप्शन गलत। तो हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, सीखने में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, कथन बच्चों के सीखने और तरक्की के मूल्यांकन के लिए विविध तरीकों व प्रणालियों का प्रयोग करना चाहिए। सही बात है, बच्चे जो है अलग अलग तरीके से सीखेंगे और उनके सीखने की क्षमता को जो है हम अलग अलग तरीकों से मापेंगे, मूल्यांकन करेंगे, तभी ना एक ही तरीके से मूल्यांकन सफल नहीं होगा। आगे है, विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों के विकास की समग्र जानकारी देने के लिए मूल्यांकन का एक तरीका काफ़ी नहीं है। ये भी सही है क्योंकि एक ही तरीके से हम उनके विभिन्न क्षेत्रों को मापेंगे, उनके विभिन्न कौशलों को मापेंगे तो सही नहीं है। हर बच्चा हर कौशल में अलग अलग हर क्षेत्र में अलग होता है, तो उनके कौशल क्षमताएं जो है मूल्यांकन सही तरीके से नहीं आ पाएगा। तो हमारा ए और आर दोनों सही है। तो हमारा ऑप्शन जो है ए और आर दोनों सही है, सही की व्याख्या करता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है, समावेशी स्कूल की रचना में क्या शामिल है? नामकरण व दोषारोपण को अपनाना, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। पूर्वाग्रह व पक्षपात पर सवाल उठाना, तो सही है। आगे देखते हैं, वर्गीकरण व पृथकीकरण, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। मानकीकृत बनाना, ये भी गलत। तो हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, पूर्वाग्रह व पक्षपात पर सवाल उठाना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हस्तक्षेप रणनीति सामाजिक तौर पर वंचित समूह से आने वाले बच्चों को समावेशन में मदद करेगी? सभी बच्चों की बात को धैर्यपूर्वक सुनना, बच्चों का योग्यता के आधार पर स्पष्ट पृथकीकरण, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा। उन्हें शारीरिक कड़ी सजा, ये भी गलत हो जाएगा। स्कूल के वार्षिक दिवस व अन्य उत्सवों में केवल उच्च उपलब्धि वाले बच्चों, ये भी ऑप्शन गलत। तो हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18वां, लेखन कार्य में शब्दों की चूक, धीमी नकल की गति व लिखने में अन्य चुनौतियों किसकी विशिष्ट पहचान है? लेखन वैकल्य, गुणज वैकल्य, स्वलीन क्रम विकार, प्रतिभाशाली। तो हमारा ऑप्शन जो है एक करेक्ट हो जाएगा, लेखन वैकल्य, डिस्ग्राफिया। अगला क्वेश्चन है, बहुत आरव ब्लैक बोर्ड के बहुत नज़दीक बैठने पर जोर देता है और पढ़ते समय किताब को अपनी आंखों के बहुत पास रखता है। ऐसी स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? आरव को इस व्यवहार पर कड़ी सजा देनी चाहिए। जहां भी सजा की बात आए वो ऑप्शन गलत हो जाता है। आरव की आंख के जांच के लिए एक पेशेवर विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए, ये तो ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला ऑप्शन क्या है देख लेते हैं। बेकार अंक वाले रिपोर्ट कार्ड के साथ उसके माता पिता के पास भेज देना चाहिए, ये भी गलत है। आरव को दृष्टिबाधित विद्यार्थी
विद्यार्थियों के स्कूल भेज देना चाहिए, ये भी गलत। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आरव की आंखों की जांच के लिए पेशेवर विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। अगला 20 नंबर का क्वेश्चन है, मौलिकता सोच में प्रवाह व लचीलापन किसकी प्रमुख विशिष्ट पहचान है? स्वलीनता की, सृजनात्मकता की, भाषा वैकल्य की, ध्यान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकार की। तो जो है ये सृजनात्मकता की पहचान है। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, प्रभावशाली अधिगम के लिए शिक्षिकाओं को अपने विद्यार्थियों में किन कौशलों का विकास करना चाहिए? समालोचनात्मक सोच, सृजनात्मकता, समस्या समाधान कैसे सीखते हैं ये सीखना। तो समालोचनात्मक सोच होनी चाहिए, सृजनात्मकता होनी चाहिए, समस्या समाधान होना चाहिए, कैसे सीखते हैं ये भी जानना जरूरी है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 22 नंबर का, कथन सहयोगात्मक अधिगम को सुसाधित करने के लिए शिक्षकों को विद्यार्थियों में आपसी संवाद को प्रोत्साहित करना चाहिए। सही बात है, जब बच्चे आपस में संवाद करेंगे तो उनका जो है सहयोगात्मक अधिगम का विकास होगा। आगे है, सीखना दूसरों की मदद लेकर एक सहनिर्माण की प्रक्रिया है, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन जो है ए और आर दोनों करेक्ट है, ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या करता है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, बच्चों के सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, हमें ये बताना है। दिया है, बच्चे चक्री तरीके से सीखते हैं, बच्चे रैखिक तरीके से सीखते हैं, बच्चे अपने गलतियों और त्रुटियों से सीखते हैं। सही बात है, बच्चे तब सीखते हैं जब वे सक्रिय संबंध से सक्षम होते हैं, ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन जो है, बच्चे चक्री तरीके से सीखते हैं, तो हाँ स्पाइरल वे में बच्चे लर्न करते हैं, ये भी सही है। हमारा ऑप्शन बी जो है गलत है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किसमें? इसमें पूछा है सही नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही नहीं है, बच्चे रैखिक तरीके से नहीं सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक रचनावादी कक्ष में सीखने का केंद्र है अनुबंधन, स्मरण करना, रट के अर्थ बताना, वेधन व अभ्यास, ड्रिलिंग, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी, जहाँ पे अर्थ बताया जाता है वहाँ पे रचनावादी कक्षा में सीखने का केंद्र होता है। आगे है, विद्यार्थियों को सक्षम करने के लिए कि वे अपने सीखने को नियमित कर पाएं, एक शिक्षिका को बच्चों को निष्क्रिय रूप से निर्देशों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने चाहिए। तो ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि निष्क्रिय नकारात्मक वो शब्द है। आगे है, सीखने की प्रक्रिया पर सख्त नियंत्रण, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। बच्चों को स्वयं लक्ष्य तय करने व उसे पाने की रणनीतियों पर कार्य करने से हतोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित करना, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। बच्चों में अधिसंज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, हमारा ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छात्रों को प्रभावी समस्या समाधान को सक्षम करने के लिए सुलझाए हुए उदाहरणों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सुलझाए हुए उदाहरण देकर उन्हें वही रणनीतियों पर निष्क्रिय रूप से, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। हतोत्साहित करना, ये भी गलत हो जाएगा। सुलझाए हुए उदाहरणों को देखने से हतोत्साहित करना चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे है, एक प्रभावशाली शैक्षिक रणनीति है सीखने की प्रक्रियाओं पर शिक्षक का पूर्ण नियंत्रण, मानचित्र बनाना व नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना, जानकारी को गैर प्रासंगिक बनाना और उसे वियोजित टुकड़ों में याद करना, ये ऑप्शन अनर्थक, वेधन व अभ्यास, ये भी अभ्यास, ड्रिलिंग, तो ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पे सीखने की प्रक्रिया पर पूर्ण नियंत्रण, अगर शिक्षक का नियंत्रण है तो बच्चा नहीं सीख पाता है, हर बच्चा। तो हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे आते हैं, बच्चे अक्सर विभिन्न घटनाओं को समझाने के लिए अपने स्वयं के सिद्धांत गढ़ते हैं। सही बात है, बच्चा यदि किसी घटना को देखा है तो वो जब उसे किसी को बताता है तो उसमें कुछ न कुछ अपने शब्द जोड़ देता है, अपने तरीके से वर्णन करता है, अपने सिद्धांत अपने हिसाब से। आगे है तर्क, बच्चे सक्रिय प्राणी है जो हमेशा अर्थ बनाने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं, ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन
ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है, जब विद्यार्थी समूह महसूस करते हैं कि सीखने की गतिविधियों पर उनका नियंत्रण है, तब उनकी अभिप्रेरणा का स्तर बढ़ जाता है और वे एक सक्रिय विद्यार्थी बन जाते हैं। स्तर बढ़ जाता है और ये वह स्वनियमित विद्यार्थी बन जाते हैं। ये हमारा ऑप्शन ए जो है बढ़ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भावना सार्थक सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालती है? चिंता, उत्साह, खुशी या गर्व? तो चिंता जो है ये सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालती है। यदि बच्चा दुखी है, किसी बात से चिंतित है, तो वो सीख नहीं पाएगा। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को भी शेयर करिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।